सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। बिल्कुल सही। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कांता ढाबा में। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिक्स के रे ऑप्टिक्स में दो छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे, जिसमें से कि एक है इंद्रधनुष और दूसरा है प्रकाश का प्रकीर्णन। फ्रेंड्स, आपने इंद्रधनुष देखा होगा और आप में से कुछ लोगों ने प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में पढ़ा भी होगा, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं उनके लिए हम जो है ये तैयार कर रहे हैं ताकि वो इस सुविधा का लाभ ले सकें। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करें इंद्रधनुष से। तो फ्रेंड्स, हम लोग इंद्रधनुष, जिसकी अंग्रेजी होती है दी रेनबो, के अंतर्गत इतने सारे प्रश्नों का जवाब ढूंढ रहे होंगे। जब आपको इतने प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं तो ऑलमोस्ट आपका इंद्रधनुष जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो इंद्रधनुष क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, आप सब लोगों ने देखा ही होगा इंद्रधनुष, जो कि एक धनुष के जैसी आकृति दिखती है वर्षा के तुरंत बाद। लेकिन वर्षा के तुरंत बाद सूर्य का निकलना जरूरी है। सूर्य जब बादलों के पीछे से निकलता है और उसकी किरणें जब वर्षा की बूंदों पे पड़ती हैं, आपको पता होना चाहिए कि वर्षा की कुछ बूंदें जो है वो आसमान में लटकी रह जाती हैं। बहुत छोटी छोटी बूंदें जो इतनी हल्की होती हैं कि वो हवा में बस तैरती रह जाती हैं, जमीन पे नहीं आ पाती। तो जब सूर्य का प्रकाश उन बूंदों से गुजरता है तो वर्ण विक्षेपण की घटना होती है, डिस्पर्सन। आपने वर्ण विक्षेपन पढ़ा है। वर्ण विक्षेपन क्या है? सिंपली श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बट जाना, या श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी रंगों में बट जाना। तो सूर्य का प्रकाश भी श्वेत प्रकाश ही है। तो जब वो वर्षा के उन बूंदों से होकर के गुजरती है तो अपने अवयवी रंगों में बट जाती है और एक धनुषाकार आकृति हमें दिखती है। 7 रंगों की, 7 अलग अलग रंगों की, 7 अलग अलग रंगों का एक चाप जैसा दिखता है। हर एक रंग से जुड़ा हुआ एक चाप होता है। आप चाप भी कहते हो, कह सकते हो, और धनुषाकार आकृति भी कह सकते हो, और उसी को कहा जाता है इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष क्या है, मतलब ये आपसे पूछ रहा है इंद्रधनुष की परिभाषा क्या है। तो क्या कहेंगे? इसकी परिभाषा में आप क्या कह रहे होंगे? सिंपली इसकी परिभाषा में कहा जा सकता है कि जब वर्षा की बूंदों से सूर्य का प्रकाश गुजरता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। तो ये आपका इंद्रधनुष का डेफिनेशन हो गया। जब वर्षा की बूंदों से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो आकाश में 7 अलग अलग रंगों की अलग अलग धनुषाकार पट्टी दिखाई पड़ती है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। तो मतलब साफ हो गया कि इंद्रधनुष जो है वर्षा के तुरंत बाद दिखता है, और कंडीशन एक और है, वर्षा के तुरंत बाद दिखेगा लेकिन सूर्य का रहना जरूरी है। सूर्य जो है बादलों के पीछे से जब निकल जाता है तभी ये दिख रहा होता है। और एक चीज क्लियर हो गया यहाँ से, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। और ये 7 रंग जो है वर्ण विक्षेपन, जो आपको बताया गया था, वर्ण विक्षेपन की घटना में जो 7 रंग दिखाई पड़ते हैं वही 7 रंग इंद्रधनुष में भी होते हैं। लेकिन जब आप इंद्रधनुष देख रहे होते हो तो जनरल तौर पे आपको 3 ही रंग दिखाई पड़ता है। इसका सिंपल सा कारण ये है कि चूंकि इंद्रधनुष जो है बहुत दूर है और कुछ रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकीर्णन हम लोग आगे पढ़ेंगे। कुछ रंगों का जो है प्रकीर्णन बहुत ज्यादा हो जाता है, इस वजह से वो रंग सही से नहीं देख पाते हैं। ठीक है। और एक बात है, इंद्रधनुष जो है सूर्य के ठीक सामने दिखता है। ये भी चीज आपको याद रखना होगा कि इंद्रधनुष सूर्य के ठीक सामने दिख रहा होता है। अब हम लोग जानते हैं इसके कितने प्रकार हैं, तो इसके 2 प्रकार हैं। तो मतलब साफ है कि आप जब भी इंद्रधनुष देख रहे होते हो आपको हमेशा 2 दिखेगा। एक ज्यादा चमकीला होगा और दूसरा थोड़ा धुंधला होगा। दूसरा को देखने की थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ती है, थोड़ा सा गौर से देखना पड़ता है।
जिनको जानकारी है कि 2 इंद्रधनुष दिखेंगे वो लोग देख पाएंगे। तो जो ज्यादा चमकीला है उसका नाम है प्राथमिक, और जो कम चमकीला है उसका नाम है द्वितीयक। प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो। ठीक है, तो इंद्रधनुष 2 प्रकार के, प्राथमिक और द्वितीयक। आप याद रखेंगे, आप जनरली प्राथमिक को देख पाते हैं, द्वितीयक को कोई ध्यान ही नहीं देता जब तक कि उसको पता ना हो कि इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है। तो जो आपको दिख रहा होता है बड़े आराम से, जो ज्यादा चमकीला दिख रहा होता है वो प्राथमिक है, जो धुंधला दिख रहा होता है वो द्वितीयक है। ख्याल रखेंगे इसका। कब दिखता है? जैसा मैंने बताया आपको, वर्षा के तुरंत बाद सूर्य की उपस्थिति में। ख्याल इसका भी रखना है, सूर्य नहीं दिखे रहेगा तो इंद्रधनुष नहीं दिखेगा। सूर्य अगर बादलों के पीछे छिपा हुआ है तो इंद्रधनुष नहीं दिखेगा। यह कहाँ दिखता है? आकाश में दिखता है, सूर्य के ठीक सामने। ठीक है, सिद्धांत क्या है इंद्रधनुष का? सिद्धांत, इंद्रधनुष किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऐसे भी पूछा जाता है। इंद्रधनुष का सिद्धांत क्या है, या इंद्रधनुष किस सिद्धांत पर बनता है? तो सिद्धांत सिंपली आपको घटना पूछ रहा है, वो कौन सी घटना है जिसके कारण कि इंद्रधनुष बनता है। घटना मैंने अभी एक नाम लिया था, वर्ण विक्षेपण। तो इंद्रधनुष किस घटना के कारण बन रहा होता है? वर्ण विक्षेपण। ये आप ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे, कौन सी घटना? वर्ण विक्षेपण की घटना। ठीक है, और यह कैसे बनता है, यह भी अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है। कैसे बनता है? सूर्य का प्रकाश जब वर्षा की बूंदों में प्रवेश करता है तो वहां क्या होता है, ऐसी कौन कौन सी घटनाएं होती है जिसके कारण कि इंद्रधनुष का निर्माण होता है? तो सिंपली जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंदों में प्रवेश करता है तो वहां पर 2 प्रकार की घटनाएं होती हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन। या आप कहें अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये कुछ ऐसा होता है, आप समझ लें तो फिर मैं ये इस क्वेश्चन का जवाब दे दूं। जैसे ये अगर वर्षा की बूंद है जो कि गोल है, अब सूर्य का प्रकाश अगर ऐसे एंटर कर रहा है तो यहां क्या हो रहा है, आप ध्यान देंगे, ये वर्षा की बूंद है, सिंपली पानी है ये। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश जो है हवा से पानी में जा रहा है, माध्यम का परिवर्तन, विरल से सघन में जा रहा है। आप ध्यान दे रहे होंगे, विरल माध्यम से सघन में जा रहा है। यहां पर खड़ा कर लो अभिलंब, नॉर्मल। तो इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे जाएगा नहीं, ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर मुड़ेगा, तो ये ऐसा कुछ हो गया। अब ये यहां से बाहर नहीं निकल जाएगा। अभी ध्यान देंगे आप, पॉइंट यहां देना नाम ए। उसके बाद क्या होता है, ये यहां गया टकराया और यहां से ये वापस लौटा ऐसा, और फिर ये यहां से ही बाहर निकल गया इस तरह से ऐसा। तो यहां पे क्या क्या हो रहा है समझेंगे आप। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, 3 जगह पे परिवर्तन आया है। पॉइंट ए, यहां पर सूर्य का प्रकाश हवा से पानी में प्रवेश की, वर्षा की बूंद में प्रवेश की, तो यहां पे ए पर अपवर्तन हुआ, माध्यम का परिवर्तन हुआ। माध्यम का परिवर्तन यहां पे अपवर्तन को बताएगा। अपवर्तन हुआ यहां पर रिफ्रैक्शन। इसके बाद प्रकाश सीधी गई और ये बाहर नहीं निकली, टकरा करके वापस लौट गई, तो इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
तो यहां पर कौन सी घटना हो गई? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। ठीक है, तो यहां पे ए पर हो गया अपवर्तन, बी पे हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी पे क्या हुआ? सी पे अब फिर ये निकल गई बाहर, हवा में आ गई, तो यहां पर फिर से हुआ अपवर्तन। तो इसके बनने का क्या कारण है, कैसे बनता है? तो कहा जा सकता है कि ये अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। सिंपल सा कारण यही है बनने का। तो इसको ऐसे जवाब दे सकते हैं इसका कि जब प्रकाश वर्षा की बूंदों में अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाओं के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपको इन सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए। तो अब यहां से ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो गया होगा इंद्रधनुष के बारे में। जो भी क्वेश्चंस बनते हैं या पूछे जा सकते हैं वो आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। अब हम लोग जानेंगे कि इसके आपको ये पता चले कितने प्रकार हैं। अब जानेंगे दोनों में अंतर क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक में अंतर क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसके बनने का कारण क्या है, तो अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अच्छा एक बात और है यहाँ पे, ऐसा क्यों प्राथमिक ज्यादा चमकीला क्यों दिखता है? कभी कभार ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसा क्यों है कि प्राथमिक इंद्रधनुष ज्यादा चमकीला होता है। तो हम लोग इसका जवाब अब जो है देंगे, आपको दिया जाएगा इसका जवाब। प्राथमिक और द्वितीयक में अंतर पहले, उसके बाद जो है प्राथमिक ज्यादा चमकीला क्यों होता है। अच्छा, प्राथमिक आप कैसे पहचानते कैसे हो, ये सारी बातों का जवाब अब आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर। तो प्राथमिक जो है, जैसा कि मैंने अभी तुरंत आपको बताया था, ये चमकीला होता है और ये द्वितीयक जो है धुंधला होता है। और इसका जो है बाहरी कोर, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 7 धनुषाकार ये आकृति होती है, 7 अलग अलग रंगों की, और प्रत्येक रंग के लिए एक धनुष। सिंपल, लाल रंग का एक धनुष, हरे रंग का एक धनुष, बैगनी का एक धनुष, ऐसा है। तो लाल रंग वाला धनुष बाहर रहता है। बाहर का मतलब ये हुआ, हमारी आंख अगर देख रही तो पहले लाल रंग वाले को ही देख रही है, बैगनी रंग वाला पीछे है, लाल रंग वाला। और उसके बाद आप बैजानी पिनाला का ऑर्डर अगर देख लो, तो बैजानी पिनाला का ऑर्डर अगर देखोगे भिपजोर का, तो रेड, उसके बाद आता है ऑरेंज, तो रेड ऑरेंज इस तरह से बढ़ते हुए बैगनी तक, ऐसा रहता है प्राथमिक। लेकिन द्वितीयक ठीक उल्टा, द्वितीयक में क्या है, आंख के सामने बैगनी रहता है, लिखा हुआ है बाहरी कोर। बाहरी कोर मतलब वही हुआ जो आंख के सामने रहेगा, पहले पड़ेगा जो। तो बाहरी कोर बैगनी, भीतरी कोर लाल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसमें 2 अपवर्तन और 1 पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था चित्र बना करके कि इंद्रधनुष जो बनता है, ये वर्षा की बूंद है, ठीक है, ये वर्षा की बूंद है। अब ये प्रकाश आया, सूर्य का प्रकाश ऐसे करके आया, यहाँ पे नॉर्मल है, अभिलंब है यहाँ पे, तो ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा मुड़ेगा ऐसे सूर्य का प्रकाश, तो यहाँ ए पर यहाँ अपवर्तन हो जाएगा। अब यहां से प्रकाश पूरी की पूरी लौट गई, ऐसे लौट गई ऐसे, तो बी पर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
और फिर ये यहां से इस तरह से अपवर्तित हो गई, यहां सी पर फिर हो गया अपवर्तन। तो दो अपवर्तन, एक हो रहा है ए पर अपवर्तन और एक हो रहा है सी पर अपवर्तन। तो दो अपवर्तन और एक पूर्णांतरिक परावर्तन। तो यहां पर बनेगा प्राथमिक इंद्रधनुष, ये ऐसा। लेकिन जब दो अपवर्तन और दो पूर्णांतरिक परावर्तन होंगे तब बनेगा द्वितीयक इंद्रधनुष। मैं आपको उसका डायग्राम भी बता देता हूं। ऐसा कुछ दिखेगा, जैसे किरण आई, यहां पर ये नॉर्मल हो गया, ये थोड़ा सा डिविएट कर जाती है, ए पर अपवर्तन, बी पर पूर्णांतरिक परावर्तन, फिर यहां से ये ऐसे जाता है और ये थोड़ा ऐसे होके निकलता है, ये ऐसा हो जाएगा। तो सी पर यहां पर भी पूर्णांतरिक परावर्तन, और यहां डी पर हो जाएगा तब अपवर्तन, ये ऐसा है। ठीक है, ए पर अपवर्तन, डी पर अपवर्तन, बी पर पूर्णांतरिक परावर्तन और सी पर भी पूर्णांतरिक परावर्तन। तो दो बार पूर्णांतरिक परावर्तन, दो बार अपवर्तन, तो द्वितीयक बन जाएगा। ये द्वितीयक के बनने का कारण है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर। अब हम लोग जानेंगे प्राथमिक ज्यादा चमकीला क्यों होता है, या इसी को उल्टा करके बोलो द्वितीयक धुंधला क्यों होता है, या कम चमकीला क्यों होता है। ठीक है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक की तुलना में चमकीला क्यों होता है या अधिक चमकीला क्यों होता है, या इसी को उल्टा करके अगर बोल दिया कि द्वितीयक जो है प्राथमिक की तुलना में कम चमकीला क्यों होता है या धुंधला क्यों होता है। जवाब सिंपल सा है, यहाँ लिखा हुआ आपका जवाब, आप सुन भी लो, आप इसको ऐसे भी आपको सिंपली एक बात याद रखनी है इसमें कि प्राथमिक के बनने में ऊर्जा का अवशोषण कम होता है। सिंपल, प्राथमिक के बनने में ऊर्जा का अवशोषण कम होता है। अब क्वेश्चन आएगा क्यों कम होता है, प्राथमिक कैसे बनता, आप उसको याद करो। तो प्राथमिक के बनने का कारण है दो अपवर्तन और एक पूर्णांतरिक परावर्तन, और द्वितीयक के बनने का कारण है दो अपवर्तन और दो पूर्णांतरिक परावर्तन। आप इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। अब मैंने जो लिखा हुआ है मैं बोल भी रहा हूं, तो आप इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हो कि चूंकि प्राथमिक दो अपवर्तन और एक पूर्णांतरिक परावर्तन के फलस्वरूप बनता है, जबकि द्वितीयक दो अपवर्तन और दो पूर्णांतरिक परावर्तन के फलस्वरूप बनता है। तो घटनाओं की संख्या किसमें ज्यादा है, द्वितीयक में। तो जब द्वितीयक में ज्यादा घटनाएं हो रही हैं, प्रकाश ज्यादा बार टकरा करके लौट रहा, प्रकाश जितनी बार भी टकराता है किसी सतह से उसका उतना ज्यादा अवशोषण होगा। सिंपल है ये। परावर्तन आप पढ़ते हो, प्रकाश का परावर्तन होता है, तो सिंपली आप देखो ना, आप नोटिस करो इस चीज को कि जब कोई वस्तु धूप में रखी रहती है तो प्रकाश को परावर्तित करती है, तो क्या वो गर्म नहीं होती। सिंपल सी बात है, गर्म भी होती है। गर्म क्यों हो गई, उसने प्रकाश को तो लौटा दिया था, गर्म कैसे हो गई फिर। तो इसका सिंपल सा रीजन है कि उसने प्रकाश के एक छोटे से भाग को सोख लिया, प्रकाश के एक अत्यंत छोटे भाग को सोख लिया, बाकी भाग को वो लौटाता है। ये ऐसा है। ठीक है, तो यही चीज यहां भी हो रहा है। दो बार अपवर्तन, दो बार पूर्णांतरिक परावर्तन, जितनी बार भी प्रकाश घूमेगा उसका उतना ज्यादा अवशोषण होगा। अगर वो कम बार घूमता है, कम बार किसी सतह से टकराता है, तो उसका उतना ही कम अवशोषण होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है इसका, चमकीला दिखने का या धुंधला दिखने का। तो क्लियर हो गया आपको। अच्छा, आप जब भी इंद्रधनुष देखते हो तो नोटिस करना इस बात से कि दो देख सको। अगर एक ऐसा दिखता है, इस तरह से धनुष दिख रहा है इस तरह से, तो दूसरा जो है आपको ऐसे दिखे, ऐसे इसके ऊपर से, द्वितीयक वाला ऊपर बनेगा या कहो दूर बनेगा। एक कारण ये भी है कि वो कम चमकीला दिखता है, क्योंकि थोड़ा ज्यादा दूर रहता है, लेकिन उतना ज्यादा बहुत ज्यादा दूर भी नहीं रहता। मेन रीजन यही है जो मैंने यहाँ पे आपको आंसर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका इंद्रधनुष जो है समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ रहे होंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। अब देखें प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट
तो सिंपली क्या है, जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर संचरित होता है तो माध्यम के कण प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, और पहले अवशोषित करते हैं और कुछ देर के बाद फिर जितनी ऊर्जा अवशोषित की है उसका कुछ भाग छोड़ देते हैं, कुछ भाग को विकीर्ण कर देते हैं। तो वो जो कुछ भाग को विकीर्ण किया है वह ऊर्जा फिर दूसरे कण द्वारा अवशोषित होती है, और वो कण फिर कुछ ऊर्जा को विकीर्ण कर देता है। फिर जो ऊर्जा विकीर्ण हुई वह फिर तीसरे कण द्वारा अवशोषित होती है, और फिर वह भी थोड़ी सी ऊर्जा को विकीर्ण कर देता है, और इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती रहती है। और इस प्रकार ऊर्जा का स्थानांतरण एक कोने से दूसरे कोने तक, माध्यम के एक कोने से दूसरे कोने तक हो जाता है। और जब ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता है तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। सिंपल था ये, और ये आपको जो है ऑर्डर्ड वे में जो है लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन। और फिर इसमें है टिंडल प्रकीर्णन। टिंडल जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रकीर्णन से संबंधित एक न्यू थियरी बताई है कि प्रकीर्णक माध्यम से संचरित प्रकाश की लंबवत दिशा में प्रकीर्णित प्रकाश का रंग सर्वप्रथम नीला दिखाई पड़ता है। या सिंपली आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, दूसरे टर्म में भी इसको समझा जाता है कि जब किसी माध्यम से कोई प्रकाश संचरित हो रहा हो और अगर प्रकाश का प्रकीर्णन उसकी लंबवत दिशा में हो तो शुरुआत में प्रकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, अगर किसी माध्यम से प्रकाश का संचरण हो रहा हो और संचरित प्रकाश के लंबवत अगर प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो सर्वप्रथम प्रकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। और अगर माध्यम के कणों का आकार धीरे धीरे बड़ा होता चला गया तो प्रकाश का रंग भी धीरे धीरे परिवर्तित होता चला जाता है, और अंततः लास्ट में जाकर के प्रकाश का रंग, अगर माध्यम के कण ज्यादा बड़े हो गए तो प्रकाश का रंग जो है सफेद हो जाता है। यही है टिंडल प्रकीर्णन। ठीक है, अब हम लोग रैले का प्रमेय देखें। रैले महोदय ने क्या बताया था, वो एक मैथमेटिशियन थे रैले। उन्होंने मैथमेटिक्स के आधार पर ये एक फॉर्मूला निकाला है। उनका कहना था कि वायुमंडल में जितने कण मौजूद हैं, जितने भी कण, वो धूल कण हो या कोई भी कण हो, ठीक है, या जल के कण हो, कोई भी हो उस प्रकार के कण, तो वो जो है सूर्य के प्रकाश में मौजूद सभी तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में मौजूद सभी तरंगदैर्घ्य, मतलब सिंपली क्या हुआ, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग मौजूद हैं, 7 रंग मौजूद हैं। तो 7 तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश या 7 तरंगदैर्घ्य वाले रंग जो है मौजूद हैं सूर्य के प्रकाश में, या 7 तरंगदैर्घ्य वाले अलग अलग प्रकार के प्रकाश मौजूद हैं सूर्य के प्रकाश में। इसको ऐसे कहा जा सकता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। और आपको इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा है कि तीव्रता इज आई, तरंगदैर्घ्य इज लैम्डा का पावर 4, मीन्स आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ लैम्डा। इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, आई इज inversely proportional to the 4th power of lambda, where lambda is the wavelength of the light। ठीक है, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो रैले के प्रमेय से आपको 2 क्वेश्चंस अराइज होता है। पहला ये, अच्छा इससे आप समझ गए होंगे कि तीव्रता अधिक होगी अगर तरंगदैर्घ्य कम है, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती संबंध का सिंपल सा मतलब है, अगर इधर वाला बढ़ेगा तो ये घटेगा, क्योंकि एक तो कांस्टेंट है, घटने बढ़ने वाला कौन है, वो लैम्डा। तो कह सकते हैं आई निर्भर करता है लैम्डा पर। आई क्या है, तीव्रता, इंटेंसिटी। तो आई निर्भर कर रहा है लैम्डा के चतुर्थ घात पर। अगर लैम्डा का मान बढ़ा,
आप ध्यान से सुनेंगे। अगर लैम्डा का मान बढ़ा तो आई का मान घटा। लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य। अगर तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ा तो आई का मान घटा, प्रकीर्णन कम होगा। जैसे लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है तो उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यही कारण है कि खतरे का निशान लाल है, क्योंकि वो दूर से ही दिख जाएगा। जिसका प्रकीर्णन कम होगा वो आपको दूर से ही दिख जाएगा। जिसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा वो दूर से आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि अगर प्रकीर्णन ज्यादा हो गया तो उसकी जो ऊर्जा है वायुमंडल में ही खो गई, हवाओं में ही खो गई, तो वो ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाएगा। सिंपली कहने का यह मतलब है, वह प्रकाश या किसी विशेष रंग का प्रकाश जिसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है उसकी ऊर्जा वायुमंडल में ही या वायु में ही समाप्त हो जाती है, तो ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाता। और जिसका प्रकीर्णन कम होता है उसकी ऊर्जा बहुत दूर तक बनी रहती है, तो ज्यादा दूरी तय कर पाता है। बस ये बात है यहाँ पे। तो अगर लैम्डा का मान ज्यादा हुआ तो तीव्रता जो है वो चतुर्थ घात के समानुपाती। तो यहां से आपको जो है तो अगर लैम्डा का मान ज्यादा हुआ तो प्रकीर्णन जो है कम होगा, और अगर लैम्डा का मान कम हुआ तो प्रकीर्णन ज्यादा होगा। तो हम लिख देते हैं, यदि तरंग दैर्ध्य का मान कम होगा तो प्रकीर्णन ज्यादा तेजी से होगा। ऐसे भी कह सकते हैं, प्रकीर्णन ज्यादा होगा। प्रकीर्णन की तीव्रता जो है बढ़ जाएगी, ज्यादा तेजी से होगा। और यदि तरंग दैर्ध्य का मान अधिक होगा तो प्रकीर्णन कम होगा। आप इन दो संबंधों को याद रखेंगे, तरंग दैर्ध्य और प्रकीर्णन के बीच। तरंग दैर्ध्य का मान कम होगा तो प्रकीर्णन ज्यादा होगा। अभी आप अब ध्यान दोगे, अगर आपको विबज्योर याद है, VIBGYOR, तो वायलेट रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है तो उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। समझना है, वायलेट का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। पूछा जा सकता है आपको कि इन सातों रंगों में से सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होगा, तो वायलेट का होगा, बैगनी। और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा, रेड का होगा। ठीक है। अब इस पर आपको दो क्वेश्चंस आते हैं, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिख दे रहा हूं, आप जरा इसका जवाब ढूंढ के हमें बताना। पहला है, खतरे का निशान लाल क्यों? और दूसरा है, जब बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है आकाश नीला क्यों दिखलाई पड़ता है? मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने स्टूडेंट्स जो है सिंसियर हैं, सीरियस हैं हमारे क्लासेस को लेकर के। आपको इन दो क्वेश्चंस के जवाब हमें भेजने हैं, बिल्कुल सटीक जवाब। और मैं आपको इतना हिंट कर दूं कि दोनों में ही आपको यही लग रहा होगा, रायले का प्रमेय। इसी के आधार पर जो है दोनों का ही आंसर आएगा। तो जब आप आंसर लिख रहे होंगे इसका प्रयोग जरूर करेंगे, ठीक है। जिनसे नहीं हो पाएगा मैं जो है कोशिश करूंगा कि इसका जवाब अगले वीडियो में आपको बता करके सेंड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो आज के क्लास में यहीं तक रखना चाहूंगा। थैंक यू।